So, hello and welcome back. So, in this lecture, we are going to discuss the practice question. We are doing to do some practice question. कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि इस यूनिट से यूनिट 8 जो हमारा यूनिट 8 है इन्वायरमेंटल असेसमेंट मैनेजमेंट और लेजिस्लेशन से इससे कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 8 जो हमारा है इन्वायरमेंटल असेसमेंट और मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन है, इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो इसमें ऐसे एक पन्ने पे ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं, नेक्स्ट पे सॉल्यूशन है, तो ऐसे एक एक सीट पे 6 क्वेश्चन ऐसे करके हम करेंगे। तो इसमें जो लेटेस्ट चीज़ें हैं ना, जो हमारे सिलेबस में मेंशंस है जो टॉपिक्स, उसमें कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, चेंजेस हैं, उससे भी रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब वो हमारे वहाँ पे एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि नहीं ये तो सिलेबस में नहीं दिया है, तो उनका उनसे मतलब नहीं है, वो लिखे नहीं लिखे वो पहले भी पूछते हैं, इसलिए वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एज पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो अमेंडमेंट्स रूल्स हैं 2024 के, व्हाट इज द मैंडेटरी फ्रीक्वेंसी फॉर लोकल बॉडीज टू एसेस प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड इन देयर जुरिडिक्शन। कि मैंडेटरी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कि लोकल बॉडीज जो है जैसे कि म्यूनसिपैलिटी हो गया, इनके जिम में जो जैसे जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन है उसका एसेस करना फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि कितनी बार, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है कि उनको कितने दिन में एसेस करना है कि उनके जुरिडिक्शन मतलब उनके एरिया में, उस म्यूनसिपैलिटी के एरिया में कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। ठीक है, उसको एसेस करना, उसको नापने का मतलब मापना कि कितना जनरेट हो रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या मैंडेटरी फ्रीक्वेंसी है। तो 2 साल में एक बार है कि एनुअली है कि 6 मंथ्स है कि 1 इन 5 ईयर्स है। इसका सही आंसर है एनुअली। ठीक है, कि उनको एनुअली ये टेस्ट करना है कि आप असेसमेंट मैंडेटरी है। ठीक है, कि ताकि हमारे पास ईयरली ट्रेंड हो सके कि पर ईयर घट रहा है ओवरऑल, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन की बढ़ रहा है, ये सब चीज़ों के लिए। ठीक है, और कितना ताकि हम जो पूरा जो साइकिल है, ठीक है, रिसाइकलिंग का या फिर जो भी सब, उसके हिसाब से पॉलिसी को एडजस्ट कर सके, चीज़ों को बना सके। नेक्स्ट हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। ठीक है, एग्जम्प्ट्स स्ट्रेटेजिक लिनियर प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस फ्रॉम सीकिंग फॉरेस्ट क्लियरेंस इफ दे आर विद इन हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स। जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो उसमें जो स्ट्रेटेजिक लिनियर प्रोजेक्ट्स हैं, लिनियर प्रोजेक्ट्स मतलब समझिए क्या होता है। लिनियर प्रोजेक्ट्स रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन्स हो गए, तो वो एक लाइन में जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए है कि वैसे प्रोजेक्ट जो नेशनल इंपॉर्टेंस की हैं, ठीक है, और स्ट्रेटेजिक है। ठीक है, कि स्ट्रेटेजिक मतलब कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खासकर जैसे बॉर्डर एरियाज में ये सब एरियाज हैं, तो उसमें एग्जेम्प्ट किया गया है कि इनके लिए भाई हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं लेने की जरूरत है, अगर बनाना है तो आप डायरेक्टली बना सकते हो। ठीक है, कुछ पेपर वर्क है वो करने होंगे, दैट्स इट। तो ये कितने किलोमीटर तक का है, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर्स के एरियाज में, इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स एरियाज है, तो उसमें जैसे ये बॉर्डर एरिया है सपोज, तो इस बॉर्डर एरिया से ये कितने किलोमीटर अंदर तक अपने साइड में जो कंट्री का अपना जुरिडिक्शन है उसके साइड में हम, मतलब ज़रूरत नहीं है लेने का। तो 50 है, 75 है, 100 है, 150 है, तो सही आंसर है 100 किलोमीटर्स। ठीक है, तो 100 किलोमीटर तक हमें जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, तो उसको प्रायर फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं लेना है। ठीक है, पहले से फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं लेना है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि डिले होता है। ठीक है, उसके बाद अंडर द रैशनलाइज शेड्यूल ऑफ वर्ल्ड ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर द रैशनलाइज शेड्यूल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022, जो 2022 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। विच शेड्यूल नाउ लिस्ट स्पीसीज दैट आर सब्जेक्ट टू नो हंटिंग एक्सेप्ट अंडर द थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ एंड रिसीव द हाईएस्ट प्रोटेक्शन। तो इसमें कुछ कुछ हमारे जो शेड्यूल्स है ना उसके रैशनलाइज किए गए साइट्स के हिसाब से। ठीक है, जो साइट्स के कैटेगरीज हैं उनके हिसाब से रैशनलाइज किए गए। इसका सही आंसर क्या है कि जो ऐसे शेड्यूल को बताइए जिसमें कि स्पीसीज अगर लिस्ट होगा तो उसका हंटिंग नहीं हो सकता है, सिर्फ तभी कर सकते हैं जब वो थ्रेट हो ह्यूमन लाइफ पे और हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलता हो। इसका आंसर है, सही आंसर शेड्यूल 1। ठीक है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलता है इंडेंजर्ड स्पीसीज को शेड्यूल 1 में। जो शेड्यूल 1 में उनको हंट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ जब तक वो ह्यूमन लाइफ को थ्रेट ना हो। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पेनल्टीज इसी में है, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो सबसे सीवियर पेनल्टीज इसी में है। जैसे एग्जांपल में इसमें आप देख सकते हो, बंगाल टाइगर है, एशियाटिक लायन है, स्नो लेपर्ड है, इंडियन एलिफेंट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और बहुत सारे जानवर। ठीक है, शेड्यूल 2 तो वैसे नहीं, शेड्यूल 2 को प्रोवाइड उनके पास भी हायर प्रोटेक्शन है। ठीक है, लेकिन वो उससे नीचे है। ठीक है, वो हो सकता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड ना हो। उसके बाद शेड्यूल 4 है, तो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से है, ठीक है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, इसको अक्टूबर में नोटिफाई किया गया था। तो इसको एडमिनिस्ट्रेट बाई विच ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस दिए, सेंट्रल सीबीसीबी है, उसके बाद है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, फिर इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च और एजुकेशन है, फिर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है, ICFRE, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका काम तो नहीं है, ये तो प्राइमरी रिसर्च और ट्रेनिंग जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को फोकस करता है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, तो उसका क्रूशियल रोल है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में और बायोडाइवर्सिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, और CPCP का तो इससे लेना देना है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्पेसिफिक एक्टिविटीज नॉट एलिजिबल फॉर अर्निंग क्रेडिट अंडर द इनिशियल ग्रीन क्रेडिट रूल्स, जो ग्रीन क्रेडिट रूल्स हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से हैं जो कि एक्टिविटी जो कि आपको आप उसके थ्रू आप क्रेडिट अर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्री प्लांटेशन इससे आप कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन इससे भी कर सकते हैं, सस्टेनेबल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इससे भी कर सकते हैं, स्पेस डेब्रिस रिमूवल इससे नहीं कर सकते, इससे उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे अगर इस सस्टेनेबल बिल्डिंग की बात करें जिसमें ग्रीहा रेटिंग है या फिर लीड रेटिंग है, ठीक है, ये सब अगर उसमें ज़्यादा मिलता है तो आपको एनर्जी इफिशियंट हाउसिंग है तो उसमें मिलेगा आपको क्रेडिट। फिर अगर वाटर कंजर्वेशन है तो उसमें भी आपको ग्रीन क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जैसे और भी जैसे अगर कोई दूसरा काम को इसमें देखें तो एयर पोल्यूशन रिडक्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन हो गया, ओके। जो स्पेस डेब्रिस रिमूवल है हमारे स्पेस पॉलिसी में आता है, इन्वायरमेंटल पॉलिसी में है तो आता भी नहीं है। नेक्स्ट है इन CRZ नोटिफिकेशन, ठीक है, कोस्टल रेगुलेशन जोन का नोटिफिकेशन 2019 का है। उसमें CRZ जो थर्ड जो है उसमें उसको दो पार्ट में किया गया, A और B। तो उसमें पूछा CRZ थर्ड A रेफर्स टू रूरल कोस्टल एरियाज विथ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ, तो उसमें ना क्राइटेरिया बनाएगी पॉपुलेशन डेंसिटी 2161, ठीक है, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के बनाएगी कि इससे कम और इसके ज़्यादा आधार पर बांटा गया। अगर 2161 पर्सन पर किलोमीटर के पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से अगर एक स्क्वायर किलोमीटर में इस 2161 पर्सन से ज़्यादा हैं तो वो CRZ A में फॉल करेगा, और अगर उससे कम है तो वो CRZ 2 में फॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है ए, तो यहाँ पे आंसर करते हैं मोर देन 2161 पर स्क्वायर, मतलब जो डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरियाज होगा वो हो गया हमारा 2161, ठीक है, मोर देन 2161, ओके। तो इसमें नो डेवलपमेंट जोन 50 मीटर तक रहता है, HTL हाई टाइड लाइन से। तो इसके आंसर्स कुछ कुछ यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि एनुअली इसका हमने पढ़ा कि लोकल बॉडीज़ को भाई मैंडेट दिया गया है। दूसरे का जो क्वेश्चन था तो उसमें हमने देखा कि कितने दूर तक बॉर्डर एरिया से हमारा अब नेशनल जो अमेंडमेंट किया गया है फॉरेस्ट हमारा एक्ट में, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो हमारा अमेंडमेंट किया गया है उसके हिसाब से कितने हमें नेशनल सिक्योरिटी वाले एरियाज़ में हमें बॉर्डर वाले एरियाज़ में कितने दूरी तक, तो 100 किलोमीटर तक प्रोजेक्ट बनता है, तो उसके लिए प्रायर इन्वायरमेंटल क्या बोलते हैं फॉरेस्ट अपना क्लियरेंस नहीं लेना है। फिर शेड्यूल 1 हमें चाहिए, ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन रहता है, जो हमारे 4 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर जो अमेंडमेंट्स हुए थे 2022 में, तो उसमें ये आया था। और फिर हमारा जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेट करता है कौन, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च और एजुकेशन। उसके बाद अपना कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिससे थ्रू ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम हम अर्न नहीं कर सकते, तो उसमें जो सही आंसर था वो स्पेस डेब्रिस होगा, किसके थ्रू आप नहीं कर सकते, ठीक है। किसके थ्रू कर सकते हैं तो बताइए किसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, ट्री प्लांटेशन, एफोरेस्टेशन का जो काम होगा, वाटर कंजर्वेशन का वो काम होगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का काम होगा, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट का काम होगा, एयर पॉल्यूशन जो रिडक्शन है उसका काम होगा, सस्टेनेबल बिल्डिंग काम होगा, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन होगा, ये हो गया। और फिर ये था कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि CRZ में CRZ जो नोटिफिकेशन थी 2019 की, ठीक है, उसमें थर्ड A उसका क्या मतलब था, तो उसमें अगर ऐसा एरिया रूरल एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी 2161 से ज़्यादा है तो उसको थर्ड ए में रखा गया, इससे कम है तो उसको थर्ड बी में रखा गया। और जो डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरियाज हैं तो वहाँ पे
ठीक है, जो नो डेवलपमेंट जोन है वो 50 मीटर हाई टाइड लाइन से, ठीक है, रिड्यूस कर दिया जाता है कि 50 मीटर तक की, ठीक है। अब चलते हैं अगले सेट्स ऑफ क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सीआईए पे होगा, सीआरजेड पे भी थोड़े बहुत होंगे, डिजिटल गवर्नेंस पे है, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है, अंडर द ड्राफ्ट ईआईए 2020-2024 अपडेट्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस रेफर्स टू। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस मतलब क्या होगा, ठीक है। क्लियरेंस ग्रांटेड बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट, क्लियरेंस फॉर द प्रोजेक्ट्स दैट हैव ऑलरेडी commenced without approval, clearance for projects outside ecologically sensitive areas, mandatory clearance for international projects। तो सही आंसर क्या होगा, जिसका सही है, क्लियरेंस फॉर प्रोजेक्ट्स दैट हैव ऑलरेडी कमेंस्ड विदाउट अप्रूवल, मतलब कि बिना अप्रूवल ये काम शुरू कर दिए और काम चलने के बीच में ही हम उसका अप्रूवल ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया पोस्ट फैक्टो। पोस्ट फैक्टो मतलब कि आफ्टर, मतलब बीतने के बाद, आप इसका पोस्ट फैक्टो मतलब आफ्टर द फैक्ट, मतलब कि वो चीज़ शुरू शुरू हो गया उसके बाद हम इस चीज़ को परमिशन ले रहे हैं। और ये सबसे जो हमारा रिसेंट में जो भी चेंजेज है इन्वायरमेंट का जो परमिशन लेने का, उसमें बहुत ही बड़ा एक कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है कि कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दो फिर बोलो कि ठीक है भाई अब हम परमिशन दे दो। मान लो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, करोड़ों रुपए की, अरबों करोड़ों रुपए की, ठीक है। तो क्या होगा कि इसलिए कि उन्हें अब हमें एक नहीं देंगे तो फिर वो प्रोजेक्ट हॉल्ट हो जाएगा, या फिर वैसा प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसे डैम बना रहे हैं और उसमें हम, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ सोच डैम नहीं, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बट उसके लिए क्लियरेंस चाहिए, और उसका हम प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं और उसमें बहुत करोड़ों रुपए खर्च हो गए, बहुत सारे लोग के पैसे लग गए हैं, या फिर गवर्नमेंट बैंक के लोन है, ये सब बैंक से लोन लेके हम उसमें लगा दिया किसी कंपनी ने, तो अब वहाँ पे क्या होता है, क्लियरेंस नहीं मिलेगा, प्रोजेक्ट हाल्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, तो फिर बैंक के पैसे फंस गए, बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो कई बार मजबूरी में हमें वहाँ पे परमिशन देना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्शियल इसलिए था ना क्योंकि इसमें जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल था ना उसको अंडरमाइन करता है, ठीक है। उसको थोड़ा, जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल था जिसपे कि हमारा जो हम पढ़े थे ना, अगर आप लेक्चर्स देखे होंगे तो हम पढ़े थे कि बहुत सारे हमारे जो अलग अलग लॉज हैं, अलग अलग तरह से जो हमारे जो इन्वायरमेंटल गवर्नेंस की बात है, ठीक है, वो अलग अलग चीज़ों के थ्रू हम करते हैं, उसमें से कई सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। उसमें देखता, जैसे पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल था, उसमें था एक प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, तो उसको ये अंडरमाइन करता है, इस तरह के चीज़ें। अब ठीक है, अब जो है सो है, बट अगर देखा जाए तो इट्स नॉट गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉर कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट्स अंडर द करंट EIA नोटिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि अगर B2 कैटेगरी में है तो कौन सा चीज़ सही है। दे रिक्वायर ए फुल EIA एंड पब्लिक हियरिंग, ना। दे आर अप्रेज्ड एट द सेंटर लेवल, ठीक है, देखते हैं। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फॉर्मल EIA प्रोसेस, देखते हैं। दे ओनली रिक्वायर ए स्कोपिंग रिपोर्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी, कि उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, ठीक है। मोस्टली उनको मतलब उतना असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। इनको बस बेसिक अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और क्लियरेंस मिल जाएगा। उसका चलते नेक्स्ट। द परिवेश पोर्टल इज सिंगल विंडो हब प्राइमरली यूज्ड फॉर, जो परिवेश पोर्टल है तो उसका जो सिंगल विंडो हमारा है तो किस लिए यूज होता है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ हजार्डस वेस्ट ट्रेड, सबमिशन एंड ट्रैकिंग ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट क्लियरेंसेज, सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, कैलकुलेशन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट्स फॉर इंडिविजुअल, किस लिए उपयोग होता है, ठीक है। तो ये मोस्टली यूज होता है सबमिशन ऑफ ट्रैकिंग एंड इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट क्लियरेंसेज के लिए। तो ये इसका काम है परिवेश पोर्टल का, ठीक है। और ये किसके अंडर, परिवेश पोर्टल किसके अंदर है, तो MoEFCC, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये काम करता है, ये मिनिस्ट्री। और और ये जैसे कि इंटरनेट बेस्ड है यहाँ पे, ठीक है। अपने जो इन्वायरमेंटल जो भी हमें क्लियरेंस है जितनी भी, जैसे कि बहुत सारी प्लांट, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स और भी चीज़ें हैं, तो उनको अपने डेली, हम डेली क्या मतलब एक है टाइमली, ईयरली और या फिर 6 मंथ 3 मंथ जो भी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपनी चीज़ें सारी अपने यहाँ पे अपलोड करनी होती है, ठीक है। और उसके थ्रू वो जो भी क्लियरेंस चाहिए वो सब यहाँ से मिलता है, ठीक है। जैसे कि EIA का जो है तो उसके अंदर भी यहीं से एप्लीकेशन जाएगा, ठीक है। फॉरेस्ट क्लियरेंसेस लेना है तो आपको यहीं पे अप्रूव करना हो, अप्लाई करना होगा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस ले लेना है या फिर CRZ क्लियरेंस लेना है,
वो सब यहीं पे होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मिनिमम बफर जोन रिक्वायर्ड फॉर मैंग्रोव्स इफ द मैंग्रोव एरिया इज मोर देन 1000 स्क्वायर मीटर्स अंडर CRZ 1A। तो इसका सही आंसर है 50 मीटर्स। 50 मीटर का हमें बफर एरिया चाहिए मैंग्रोव्स के चारों ओर। ठीक है, अगर वो 1000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, जो हमारा जो कोस्टल रेगुलेशन जोन, ठीक है, जो रूल्स है उसमें 1A के तहत। जैसे कि इसमें जैसे कोरल लीव्स आ गए, सैंड ड्यून्स आ गए, इसमें सारे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जैसे कि कोरल लीव्स हैं। ठीक है, जेड CRZ 1A में कोरल लीव्स हो गए, सैंड ड्यून्स हो गए, मड फ्लैट्स हो गए, टर्टल नेस्टिंग ग्राउंड्स हो गए। ठीक है, हॉर्सू क्रैब्स के हैबिटेट्स हो गए, सी ग्रास बेड्स हो गए, नेस्टिंग ग्राउंड ऑफ जो और भी दूसरे बर्ड्स हैं वो सब हो गए। और 1B क्या हो गया, तो 1B हमारा हो गया एरिया बिटवीन लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन के बीच का। तो ये बेसिक चीज़ें, हम कुछ कुछ चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, बेलम। बेलम डिक्लेरेशन साइंड एट COP30 इन लेट 2050, अभी जस्ट जो भी था 2025 में। तो उसका प्राइमरी फोकस क्या है, जो बेलम डिक्लेरेशन उसका प्राइमरी फोकस क्या है, एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हंगर पॉवर्टी, पीपल सेंटर्ड क्लाइमेट एक्शन, फेजिंग आउट ऑफ कोल ऑफ बाई 2030, रेगुलेशन ऑफ डीप माइनिंग। तो सही आंसर है कोल, हंगर, पॉवर्टी, पीपल सेंटर्ड क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, ये इसका सही आंसर है कि हंगर, पॉवर्टी और पीपल सेंटर्ड क्लाइमेट एक्शन है, तो उसके लिए वेलम डिक्लेरेशन है। ठीक है, तो अभी जो हमारा वेलम डिक्लेरेशन कहाँ पे, वेलम कहाँ पे, वो ब्राज़ील में है, अभी नवंबर 2025 में ये हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इंडिया मिशन लाइफ लॉन्च ग्लोबली स्टैंड फॉर। जो इंडिया का मिशन था, मिशन लाइफ, जो ग्लोबली लॉन्च हुआ, ठीक है, उसका वो किसी के लिए स्टैंड करता है, तो उसका सही ऑप्शन है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इससे ज़्यादा इसमें आई डोंट थिंक तो पूछेंगे। वैसे इसके 7 पिलर्स हैं लाइफ के, जैसे कि सेव वाटर, सेव एनर्जी, रिड्यूस वेस्ट, अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स, अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल, अडॉप्ट ई मोबिलिटी, रिड्यूस प्लास्टिक यूज, ये सब है। तो चलते हैं, ये इसके आंसर्स हैं। जैसे कि पहले हमने बात किया था कि जो चाहिए, ठीक है, क्लियरेंस फॉर प्रोजेक्ट दैट हैव ऑलरेडी कमेंस्ड विदाउट अप्रूवल पोस्ट फैक्टो। फिर EI का B2 प्रोजेक्ट्स के लिए था कि फॉर्मल जो EI प्रोसेस है उससे एग्जेम्प्टेड है वो। फिर अपना जो ट्रैकिंग का था, नॉन फॉरेस्ट क्लियरेंस का जो परवेज पोर्टल की बात थी। और ये जो हमारा मैंग्रोव के चारों बफर का बात है, 50 मीटर्स का रखेंगे, 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया से ज़्यादा बड़ा मैंग्रोव है। और जो हमारा जो वेलम डिक्लेरेशन है वो हंगर पॉवर्टी, पीपल सेंटर्ड क्लाइमेट एक्शन की बात की गई थी। ठीक है, और लाइफ लाइफ जो हमारा क्या बोलते हैं, जो लाइफ है हमारा जो दिया हुआ है मोस्टली मिशन लाइफ जो है उसके अंडर में। ठीक है, तो मिशन लाइफ को सबसे बड़े समझना है ना कि कॉन्सेप्ट लाइफ के कॉन्सेप्चुअली कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये COP26। ठीक है, COP26 हुआ था ग्लासगो में, ग्लासगो में COP26 हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे PM मोदी ने इसको कॉन्सेप्चुअली इंट्रोड्यूस किया था। और फॉर्मली लॉन्च कब हुआ था, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जून, ठीक है, कब होता है, जून 5 को ना, जून 5 2022 में ये हुआ था। और ग्लोबल लॉन्च इसका किया गया था शर्म एल शेख में। ठीक है, जो ग्लोबल लॉन्च किया गया था इसका COP27 जब हुआ शर्म एल शेख में, इजिप्ट में। ठीक है, तो वहाँ पे ये ग्लोबली लॉन्च किया गया। और इंडिया की तरफ से लीडिंग मिनिस्ट्री कौन सा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन से हो गए इसके, तो नीति आयोग है, UNEP है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, कहाँ आया था पहली बार, तो 2000 COP26 में। और ग्लोबल लॉन्च हुआ था कब, COP27 में। ठीक है, और अपने यहाँ फॉर्मली लॉन्च कब हुआ था, तो इन्वायरमेंट डे पे 2022 में। ये 2021 में हुआ था। और जो COP27 है ये 2022 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, शर्म शेख में। और COP26 का होता है ग्लासगो में। ठीक है, और अभी का जो COP30 है कहाँ होता है, बेलम में। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स कुछ कुछ है, ये सब देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे हमारा है सवाल नेक्स्ट की ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, TFIF proposed at recent climate summits
mandates that what percentage of payment flows directly to indigenous peoples and local communities. ठीक है, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड है, तो उसने अब जो क्लाइमेट समिट, जो रिसेंट क्लाइमेट समिट हुआ था, ठीक है, तो उसने उसमें इसका क्या था कि कितना जाना चाहिए किसके प्रति, तो इंडिजीनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज़ के प्रति। तो टोटल फंड का कितना जाना चाहिए, 20%। सही आंसर क्या है, 20%। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 20%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स एम्स टू फेज डाउन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, एच एफ सी, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट है जिसके थ्रू के हम HFC को फेज डाउन करने की बात करते हैं, उसको भी धीरे धीरे हम खत्म करने की बात करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, पेरिस, किगाली, बीजिंग, दोहा नहीं, किगाली एग्रीमेंट। ठीक है, इसका सही आंसर है किगाली एग्रीमेंट। ठीक है, अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1987 में। ठीक है, ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेज हैं उस पर साइन हुआ था कि भाई की करना चाहिए। जो पेरिस अमेंडमेंट्स है, ठीक है, तो भाई तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कोई पेरिस अमेंडमेंट है ही नहीं। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट है। और पेरिस एग्रीमेंट किसके अंदर है, तो UNFCC के अंडर है। ठीक है, UNFCCC। तो वो क्लाइमेट चेंज इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड नहीं है ओजोन डिप्लीशन से। ठीक है, उसके बाद हम बीजिंग बीजिंग की बात करें। ठीक है, तो बीजिंग अमेंडमेंट हम कब हुआ था, तो ये 1999 में हुआ था। ठीक है, बीजिंग अमेंडमेंट कब हुआ था, 1999 में हुआ था। और ठीक है, इसमें HFC की बात नहीं की गई थी। ठीक है, तो इसमें ठीक है ब्रोमो क्लोरोमीथेन कंट्रोल करने की बात की गई थी, और ऐसी छोटी बहुत चीज़ें बात की गई थी। और जो दोहा एग्रीमेंट है, तो ये ठीक है, ये क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। ठीक है, जो 2012 में हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड है ग्रीन हाउस गैसेस से, क्लाइमेट चेंज, ये सबसे। तो ये यहाँ पे समझने वाली चीज़ें हैं। तो इसमें हम अगर देखें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, तो इसमें कौन कौन से अमेंडमेंट हुए थे, 1990 में लंदन अमेंडमेंट हुआ, लंदन याद रखना है, 1990 में। ठीक है, इसमें हम क्या किए थे, CFC को फेज आउट करने की बात की गई थी। फिर 1992 आया, तो उसमें कोपेनहेगन हुआ था। ठीक है, कोपेनहेगन 1992 में ये अमेंडमेंट आया था। तो इसमें और भी शेड्यूल को थोड़ा टाइट किया कि जल्दी ख़त्म करना है। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट फिर से हुआ प्रोटोकॉल के अंदर, फिर से मॉन्ट्रियल में जब मिलते हैं, कब, 1997 में, तो वहाँ भी अमेंडमेंट करते हैं। तो वहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड को ऐड किया गया। उसके बाद बीजिंग में हमने HCFC को ऐड किया था। ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को। ठीक है, बीजिंग 1999 में, तो यहाँ पे HF, ठीक है, HCFC को, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे किगाली अमेंडमेंट होता है, जहाँ की हम HFC की बात करते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की बात करते हैं, उसको भी फेज आउट करने की बात करते हैं। चलते नेक्स्ट, द कंसेप्ट जस्ट ट्रांजिशन इन क्लाइमेट नेगोशिएशन रेफर्स टू। जो कॉन्सेप्ट है जस्ट ट्रांजिशन का, क्लाइमेट नेगोशिएशन क्या बोलता है, जिसका सही आंसर है ट्रांजिशनिंग टू ए ग्रीन इकोनॉमी इन अ वे दैट इज फेयर टू वर्कर्स एंड कम्युनिटीज। ठीक है, कि इस तरह से हम ट्रांजिशन करेंगे इकोनॉमी में कि जो वर्कर्स हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनको नुकसान ना हो, उनकी भी चीज़ें सही है, इकोनॉमिक लॉस उन्हें ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल वाज यूज टू इनैक्ट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जिसका सही है आर्टिकल 253। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है उसको हम अपने यहाँ लॉ बनाने के लिए, ठीक है, कोई भी अगर हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट करते हैं तो अपने कंट्री में उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को लागू करने के लिए, लॉ बनाने के लिए, ठीक है, इस आर्टिकल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन इन इंडिया वाज सिग्निफिकेंटली रिकॉग्नाइज्ड इन विच लैंडमार्क केस। किस लैंडमार्क केस में पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन की बात की जाती है। ठीक है, उसका सही आंसर है MC मेहता वर्सेस कमलनाथ। ठीक है, MC मेहता वर्सेस कमलनाथ, ये जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन को अपहोल्ड किया था। ठीक है,
जो वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, इसने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश किया था, पॉल्यूटर प्रिंसिपल को, जो भाई नुकसान पहुंचाएगा वो करेगा, वही भरेगा। ठीक है। और जो सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार था, इसमें राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट की बात की गई थी अंडर आर्टिकल 21 की। और रूरल डेलीगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तो इसमें बात की गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, इंटरजेनरेशनल इक्विटी की। ठीक है। तो ये सब केसेस के बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे, सब लाइक जानना चाहिए कि हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर फर्स्ट वायलेशन अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कि जो हमारा पहला मैक्सिमम पेनल्टी, पहला अगर वायलेशन करते हैं ईपीए 1996 के अंडर, तो मैक्सिमम पेनल्टी कितना है। ठीक है। तो इसका सही आंसर है 5 years इम्पेरिजमेंट और इम्पेरिजमेंट, और या फिर 1 लाख तक का फाइन हो सकता है। ठीक है। कि 5 साल तक की जेल, और साथ में दोनों, या अथवा। ठीक है। तो वो दोनों साथ में भी हो सकता है, 5 साल के जेल भी हो जाए, 1 लाख फाइन हो जाए, या फिर सिर्फ 1 लाख फाइन हो, या फिर, ठीक है। और मैक्सिमम है, ऐसा नहीं कि 5 की जगह 4 भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है। तो इसको हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस की बात करें तो ऑलरेडी वो पीडीएफ अपलोडेड है, जिसमें लगभग 40+ क्वेश्चंस हैं, सेम सेम इसी टॉपिक से। ठीक है, इसी यूनिट से। तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहाँ पे अपलोडेड हैं, तो आप जा सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं अपने अपने एंड पे। और जो टेलीग्राम है उसका है नाम स्मार्ट प्रेप नेट, ये सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा विदाउट स्पेस। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।